नाम है ध्रुव और आज मैं आपको दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूँ सेल साइकिल सेल डिवीजन का, जिसका नाम है मियोसिस। आपने माइटोसिस वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मेरे एक पॉइंट मिस हो गया था, क्विंसेंट स्टेज, जिसे जी नॉट फेज कहते हैं। जी नॉट फेज वो फेज है जिसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है लेकिन पॉलीफरेट नहीं करता है। वो ऐसे सेल साइकिल्स को एग्जिट कर जाता है। एग्जिट वो इसीलिए करता है क्योंकि ये फेज अगर ये फेज तब एग्जिस्ट करती है G1 और S फेज के बीच में। G1 और S फेज के बीच में जी नॉट एग्जिस्ट करता है, और जब ये जी नॉट फेज को एग्जिट में घुसता है तो फिर सेल साइकिल से एग्जिट हो जाता है। ये फेज इसलिए आती है कि मान लो अगर सेल ने अपना जेनेटिक कंट्रोल खो दिया है तो फिर वो आगे सेल साइकिल में नहीं जाएगा। ऐसी और चेक पॉइंट्स होते हैं लेकिन हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे। लेकिन जी नॉट एक क्विंसेंट स्टेज है जो मतलब इसीलिए होती है कि सेल साइकिल से एग्जिट हो गया सेल। अब चलो मैं आपको मियोसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। माइटोसिस में जैसे कि हमने आपको बताया था कि क्रोमोसोम नंबर प्लॉइडी है वो उतनी रहती है, प्लॉइडी उतनी रहती है। तो डिप्लॉइड है तो डिप्लॉइड रहेगा, हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड रहेगा। लेकिन मियोसिस में प्लॉइडी आपकी रहेगी, डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड हो जाएगा, और अगर टेट्राप्लॉइड है तो डिप्लॉइड हो जाएगा। ऐसा ऐसे होता है कि इसमें पहले अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। पहले अमाउंट ऐसे हाफ करें, लेट सपोज कि आपके डीएनए में अमाउंट 2C है तो वो अमाउंट घट के C होएगा पहले, फिर उसके बाद उसमें क्रोमोसोम्स आधे आधे हो जाएंगे, लेकिन आपकी प्लॉइडी फिर हैप्लॉइड हो जाएगी। ये काम कब होता है, मियोसिस कब होती है? मियोसिस जब होती है जब गैमेट बन रहे होते हैं, तो हम उसे मियोसिस के सिग्निफिकेंस में पढ़ेंगे। जब गैमेट बनते हैं तब हमारे को मियोसिस की जरूरत पड़ती है, तब हमारे को नंबर हाफ करना होता है। हाफ करने के बाद अब मियोसिस में आपको मैं आगे बताता हूँ। मियोसिस बेसिकली हम मियोसिस बेसिकली 8 फेजेस में डिफाइन होती है, और 8 के बीच में इंटरकाइनेसिस आती है। 8 फेज के पहले 4 फेज होती हैं, फिर 4 फेज होती हैं, फिर बीच में इंटरकाइनेसिस आती है। इंटरकाइनेसिस, और देखो मैं 8 फेज के नाम बता रहा हूँ। एना प्रोफेज 1, एनाफेज 1, टी प्रो मेटा एना टीलो, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। उसके बाद आती है इंटरकाइनेसिस, फिर आती है प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। बीच में इंटरकाइनेसिस है। ठीक है, अब बारी बारी से शुरू करते हैं। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 में आपकी 5 फेज होती है, लैक्टोटीन, लैक्टोटीन, पैकिटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। अब लैक्टोटीन के बारे में आपको मैं बताता हूँ। लैक्टोटीन कैसी फेज है? लैक्टोटीन में आपको देखने को मिलता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है। क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होते हैं क्रोमोसोम बनाने के लिए। कंडेंस होते हैं क्रोमोसोम बनाने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि क्रोमोसोम आपको लाइट माइक्रोस्कोप में दिखेंगे। लेकिन अब आप जब लैक्टोटीन की जब आप पैकेटीन में आओगे तो आपको दिखेगा कि जो वही क्रोमोसोम है वो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिख रहे हैं, मोर क्लियरली विजिबल। आपने माइटोसिस वाली वीडियो में देखा होगा कि मैंने बताया था कि क्रोमोसोम वहाँ पर आपको मेटाफेज में क्लियरली दिखे थे, यहाँ पर आपको प्रोफेज 1 में क्लियरली दिख गए क्रोमोसोम, और वो भी किस फेज में? आपके पैकेटीन में। पैकेटीन में और बताता हूँ मैं आपको। पैकेटीन में ऐसा होता है कि 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड वो होता है जो एक्स क्रोमोसोम, ये वाली क्रोमेटिड, ये वाली क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। मेरी दोनों फिंगर्स को आप देख रहे होंगे, ये सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। लेकिन 2 क्रोमोसोम की जब क्रोमेटिड पास में आती है तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती है। पैकेटीन में होता है कि दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में आपको एक कॉम्प्लेक्स इकट्ठा हुआ दिखेगा, उसे हम साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। आपको फिर दिखेगा कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ वो जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है वो पास आ रही होती है। वो पास इसलिए आती हैं कि ताकि वो बाइवेलेंट और टेट्राइड बना सके। लेकिन बाइवेलेंट टेट्राइड बनता है जो बेसिकली रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन जाता है बीच में, जो कि रिकॉम्बिनेशन एंजाइम की हेल्प से बनता है। आगे जाकर मैं बताऊंगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का बहुत रोल है वेरिएशन में। वेरिएशन आती है क्योंकि दोनों की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, अभी बता देता हूँ चलो, दोनों की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में चेंज होता है। ये वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये वाली नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में दोनों में आपको जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती हुई मिलेगी, जिसके कारण वेरिएशन पैदा होता है। और ये जो बाइवेलेंट और टेट्राइड हुआ है, जो रिजल्ट बना है, ये हमारे को 2 क्रोमोसोम इधर, 2 क्रोमोसोम, ये जो बाइवेलेंट टेट्राइड है ये हमारे को मोर क्लियरली विजिबल होगा नेक्स्ट फेज में, जो कि है जाइगोटीन। मोर क्लियरली विजिबल होता है यहाँ पर आपको ये फेज। और जाइगोटीन में आप देख सकते हैं कि अब ये एक्सट्रेप स्ट्रक्चर और बढ़िया हो गया है। अब अगली फेज पे आते हैं, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में बेसिकली मिलियन oocyte बहुत समय के लिए कैद रहते हैं। ये सबसे बड़ी फेज है हमारी प्रोफेज 1 की, सबसे बड़ी फेज, और बेसिकली मैं कह सकता हूँ पूरी मियोसिस की सबसे बड़ी फेज ही डिप्लोटीन है। डिप्लोटीन में क्या होता है, ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है दोनों के बीच में वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, और दोनों क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं जो कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाया था, वो एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। ये वाला क्रोमोसोम, लेट्स सपोज ये वाला क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम, एक यहाँ एक यहाँ, दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से
दूर जाएंगे और एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे कियासमेटा। ये कियासमेटा होता है, ये ये आपका कियासमेटा बन गया। और कियासमेटा मतलब जो इन्हें अलग होने में इतना टाइम लगता है कि जैसे आप जानते हैं मैमेलियन का जो oocyte है वो सालों सालों तक इसी फेज में रेस्ट रह जाता है डिप्लोटीन में, क्योंकि ये जो oocyte है इनकी म्योसिस तब पूरी होती है जब स्पर्म का सेंट्रोइल आए, और ये सेंट्रोइल आएगा तभी ओवा की म्योसिस कंप्लीट होगी। इसीलिए ओवम में म्योसिस तो पहले बर्थ से पहले गर्ल्स में म्योसिस शुरू हो जाती है, लेकिन वो म्योसिस जब तक खत्म नहीं होती जब तक स्पर्म्स का सेंट्रोइल आके ओवा को फर्टिलाइज ना कर दे। जैसे ही ये होता है तभी म्योसिस 2 खत्म होती है ओवम में। तो अब डिप्लोटीन के बाद नेक्स्ट फेज पे आते हैं डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, यही जो एक्स स्ट्रक्चर कियासमेटा था ये आगे तुम्हारा टर्मिनलाइज हो गया, यानी कि अब ये बिल्कुल अलग हो गया है। अब ये टर्मिनलाइज हो गया है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियासमेटिक बेसिकली हम इसे कह सकते हैं। और आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर होगी, मतलब पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गई, अच्छे से एकदम डिसइंटीग्रेट हो चुकी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अब प्रोफेज 1 का अंत हो गया, प्रोफेज के बचे हुए जितने भी इवेंट हैं वो सारे इसी फेज में हो जाएंगे डाइकाइनेसिस में। और अब मैं आपको बढ़ता हूँ मेटाफेज 2 पे, मेटाफेज 1 पे, मतलब सॉरी मेटाफेज 1। इस फेज में क्या होता है, जैसे कि आपको मैंने मेटाफेज माइटोसिस में बताई थी, बेसिकली स्पिंडल फाइबर होते हैं वो आपके वहां से आएंगे, सेंट्रोमेयर होते हैं, जो वो प्रोफेज में जो लास्ट फेज थी ना उसमें सेंट्रोजोम दूसरे पोल में एक दूसरे पोल्स में जाने लग गए थे और वो चले गए हैं और वहां से स्पिंडल फाइबर्स भेजेंगे, यानी बेसिकली आपका माइटोटिक अपैरेटस और स्पिंडल अपैरेटस ऊपर बना हुआ, वहां से स्पिंडल फाइबर आएंगे। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि सारे जो क्रोमोसोम से जो अलग हुए थे आपको डबल मेटाफेजिक प्लेट दिखने को मिलेगी, एक क्रोमोसोम की प्लेट यहाँ पर, एक क्रोमोसोम की प्लेट यहाँ पर, 2 मेटाफेज की प्लेट आपको देखने को मिलेगी। आपको माइटोसिस में दिख रहा था आपने कि एक ही मेटाफेज प्लेट देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर 2 मिलेगी। और यहाँ से स्पिंडल फाइबर आए, स्पिंडल फाइबर एक काइनेटोकोर अपने साथ काइनेटोकोर लाया और जाके चिपक गया क्रोमोसोम से। तो एक क्रोमोसोम यहाँ पर एक क्रोमेटिन एक स्पिंडल फाइबर से अटैच है, जबकि माइटोसिस में मैंने आपको बताया था कि एक क्रोमोसोम से 2 स्पिंडल फाइबर अटैच थे। ये डिफरेंस है मेटाफेज 1 में और माइटोसिस वाली मेटाफेज में। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल मेटाफेजिक प्लेट बन गई है और दोनों एक क्रोमोसोम में अलाइन हो गए हैं। अगली पेज पे आता हूँ मैं एनाफेज 1 पे। एनाफेज 1 में आप देखेंगे कि जो ये अलाइन हुए हैं ये क्रोमोसोम डबल मेटिक प्लेट्स पे, अब ये पूरी प्लेट ही अलग हो जाएगी। और आप देख सकते हैं ये एक क्रोमोसोम ऊपर जा रहा है, एक क्रोमोसोम यहाँ से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऐसे यहाँ पर 23 पेयर्स ऊपर 23 पेयर्स नीचे, और ह्यूमन की बात करें तो नीचे और ऊपर। और आपको देखने को मिलेगा कि एक सेल ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा एनाफेज 1 में। और जो बेसिकली जो हमारा एक क्रोमोसोम का क्रोमेटिन होगा ना वो हमारे डॉटर होगा फ्यूचर क्रोमोसोम का, जो हमारे को एकदम लास्ट में, जो कि पूरा पूरा सिनेरियो खत्म होने के बाद आपको दिखेगा सेल जो हैप्लॉइड होगा उसमें आपको दिखेगा ये क्रोमेटिन ही आगे चल के क्रोमोसोम बनाएगा जब ये पूरा सिनेरियो खत्म हो जाएगा। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ टीलोफेज 1। टीलोफेज 1 में क्या होगा, अब 2 जो क्रोमोसोम थे वो ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन बनाएंगे। फुली डीकंडेंस नहीं हो गए क्योंकि इनको फिर कंडेंस होना है फर्दर प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 2 में, इसीलिए अभी पूरे कंडेंस नहीं हुए, इसीलिए अभी डीकंडेंस हुए पर थोड़े से हुए हैं। अब आपको टीलोफेज में दिखेगा कि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बन गए, एक इस सेल पे एक यहाँ पर, दोनों पोल पे एक एक न्यूक्लियस बन गया, क्रोमेटिन है ठीक है। अब आए इंटरकाइनेसिस दोनों के बीच में, यहाँ पर कोई सेल साइकिल में मतलब मेजर रोल है इंटरकाइनेसिस का, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर सेंट्रोइड डबल होंगे। क्यों डबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर फर्दर अभी 2 सेल बने, मियोसिस के एंड तक हम आपको 4 सेल दिखेंगे एक ही चीज में, तो 1 2 यहाँ पर बन चुके हैं, तो सेंट्रोल का डबल होना जरूरी है, 4 सेल बनाने हैं, अभी तो 2 सेल के हिसाब से सेंट्रोल था, तो ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी प्रोटीन बनाने के लिए। तो और सेंट्रोइल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना, हम जो अपना सेंट्रोइल लेके आता हुआ में वो बेसिकली इसी काम के लिए लाता है कि उसे मियोसिस 2 में फर्दर वो करना पड़ता है कि सेंट्रोइल बनाने पड़ते हैं ताकि 2 से 4 सेल हो पाए, इसलिए स्पर्म का सेंट्रोइल बहुत जरूरी है ओवा के लिए, वरना काम नहीं बनेगा। और फर्दर अब हम आते हैं प्रोफेज 2 में। आपको मैं बता दूं प्रोफेज 2 से लेके टीलोफेज 2 के जितने भी इवेंट हैं वो सारे माइटोसिस से रिलेटेड हैं। जितने माइटोसिस में आपको प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज बताई थी वही यहाँ पर आपको सेम सेम इवेंट देखने को मिलेंगे प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टीलोफेज 2 में। लेकिन एक डिफरेंस मैं आपको पहले बता देता हूँ कि डिफरेंस होगा, ये जो प्रोफेज 2 है ये आपको सिर्फ कौन से सेल में देखने को मिलेगी, हैप्लॉइड सेल में देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम तो हाफ हो गया है, तो वो डिप्लॉइड से वो चीज हैप्लॉइड हो चुकी है, अब वो मियोसिस 2 तो होगी हैप्लॉइड में ही होगी, समझ गए आप, हैप्लॉइड में ही होगी, लेकिन जो माइटोसिस थी वो सिर्फ डिप्लॉइड में होती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आपको जो देखने को मिलेगा। अब प्रोफेज 2 में वो जो है फाइबर कंडेंस हुए,
फिर कंडेंस होने के बाद दूसरे पोल पे गए, और क्या कहते हैं कि फिर मेटाफेज 2 में आपको दिखेगा कि मेटाफेजिक प्लेट बन गई। मेटाफेजिक प्लेट के बाद एनाफेज में मतलब आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड, वो क्रोमोसोम एक दूसरे को खींचा स्पिंडल फाइबर ने पकड़ के उन क्रोमोसोम्स को, और आर्म्स पीछे रह गई। और फिर उसके बाद टीलोफेज में आप देखोगे 2 न्यूक्लियस बन गए हैं। फिर आपको दिखेगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस आपने देखा होगा कि फिर 2 सेल से ये 4 सेल बन गए हैं। अब इनको अलग करने के लिए साइटोकाइनेसिस, एनिमल्स में फरो मेथड, और क्या कहते हैं प्लांट में आपको मिलेगा सेल प्लेट मेथड। अब उसमें सेंट्रीपेटल होती है एनिमल सेल में, और सेंट्रीफ्यूगल होती है तुम्हारे प्लांट सेल में। तो आपको बेसिकली अब यहाँ से तो माइटोसिस जैसा इवेंट है, लेकिन मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। जैसे सिग्निफिकेंस क्या है, मियोसिस करते क्यों हैं हम। मियोसिस इसीलिए की जाती है क्योंकि आप जैसे कि जानते हैं सब लोग कि सबसे पहले इस दुनिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई थी। क्यों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आई थी? और उसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिला था, बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं होता था। और बिना, आप जानते हैं इवॉल्व, अगर किसी स्पीशीज़ को इवॉल्व होना होता है तो उसमें वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि ये बात है ना कि अगर मान लो एक कॉलोनी में बैक्टीरिया बहुत सारे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो उनमें से वही बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा जिसमें उस चीज़ के लिए वेरिएशन हो। अगर उन प्लेट में अगर मान लो एंटीबायोटिक डाल दी तो सारे बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन सर्वाइव कौन कर पाएगा? जो उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर वेरिएशन डेवलप करेगा कि अब वो मरेगा नहीं उस एंटीबायोटिक के खिलाफ, तो वो बैक्टीरिया जाके अपनी नई स्पीशीज बनाएगा। तो फर्दर मतलब इवोल्यूशन से स्पीशिएशन होता है, स्पीशीज बनेगी नई, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगी, और जो नई स्पीशीज होगी वो हर डिफिकल्ट कंडीशन में सर्वाइव करेगी। तो इसीलिए हमें मतलब हार्श कंडीशन हमारी ज़िंदगी में भी कभी आती है, तो इससे आपको लेसन देना चाहूँगा। तो हार्श कंडीशन हमारे को इवॉल्व करने के लिए आती है ताकि हम नई स्पीशीज बने जो कि पुरानी वाली से बेटर होगी। यही तो है, डार्विन का एक प्रिंसिपल भी है कि जो मतलब कमज़ोर लोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो पावरफुल लोग होते हैं वो टिके रहते हैं। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी पावरफुल, यानी यहाँ पर फिटेस्ट की बात कर रही है। वो फिटेस्ट इंसान ही इस धरती पर सर्वाइव कर सकता है। जो मतलब फिटेस्ट होगा वही बंदा सर्वाइव करेगा, जो वीक होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा, और जो फिटेस्ट होगा वो स्पीशीज, नई स्पीशीज क्रिएट करेगा। तो इसीलिए वेरिएशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब वेरिएशन जो होता है ये बेसिकली मियोसिस से आता है, माइटोसिस में कोई वेरिएशन नहीं आता। मियोसिस में वेरिएशन कहाँ से आता है मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक फेज बताई आपको अभी, प्रोफेज 1 के अंदर मैंने आपको बताया था पैकेटिन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है ना, तो वहाँ पर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, तो वहाँ पर आपको वेरिएशन का सोर्स वहाँ पर दिखेगा। दूसरा सोर्स मैं आपको बताऊंगा एनाफेज 1 में जब क्रोमोसोम्स अलग होते हैं तो वहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। वहाँ पर बेसिकली इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का प्रिंसिपल काम करता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है हम जेनेटिक में मोर डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको और बता देता हूँ फिर भी कि यहाँ से जब क्रोमोसोम अलग होते हैं तो वो इस तरीके से अलग होते हैं कि ये वाला पेयर अलग हो रहा है, एक इधर मान लो एक क्रोमोसोम यहाँ एक क्रोमोसोम यहाँ, जब ये अलग होंगे तो इनका अलग होना इसके अलग होने का बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे इंसान में 2 की पावर 23 की कॉम्बिनेशन हमारे अंदर बनते हैं चीज़ों के, इतनी जीन्स के कॉम्बिनेशन है तभी हमारे अंदर वेरिएशन है। लेकिन कभी कभी ये कॉम्बिनेशन नहीं बन पाते क्योंकि हमारे अंदर एन्यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी हो जाती है, इसी कारण से कि मतलब मान लो एक यहाँ पर इसका अलग होना एक चीज़ पे डिपेंड करने लग गया, ये वाला अलग नहीं हुआ, ये अलग हो गया, सब अलग हो गया। तो यहाँ पर कभी कभी ये हो सकता है कि जैसे जाने तो 23 ऊपर क्रोमोसोम से, नीचे 23 क्रोमोसोम जाने थे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ऊपर मान लो 24 चले गए, नीचे 22 चले गए, तो ऊपर हो गई आपकी पॉलीप्लॉइडी और नीचे होगी एन्यूप्लॉइडी, मतलब ऊपर वाली की प्लॉइडी बढ़ गई और नीचे वाली की प्लॉइडी कम हो गई है। तो इसीलिए वो वहाँ पर ये चीज़ फेल हो जाएगी, और वो चीज़ हम चाहते नहीं है क्योंकि उससे आप जानते हैं कि बड़ी गदर बीमारी मतलब बेकार बीमारियां हो जाती है, जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि आपने सुना होगा पटाओ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और एडवर्स सिंड्रोम। आपने बहुत सारे, और हम जेनेटिक वाले पार्ट में अपने और डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कॉन्जीनेंटल डिजीज होते हैं जो बर्थ से होते हैं बच्चों में, इसीलिए होते हैं क्योंकि ये एनिप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी हो जाता है, तो कहीं टेट्राप्लॉइड होता है, वो होता है। अब मैं एक और मियोसिस की एक और बात बता दूं, मियोसिस कभी भी ओड नंबर ऑफ गैमेट में नहीं होती है, मियोसिस हमेशा होती है आपके इवन नंबर ऑफ गैमेट में। जैसे कि आप कोई इंसान मतलब कोई टेट्राप्लॉइड प्लांट है मान लो है, तो वो उसकी मियोसिस हो सकती है, लेकिन कोई पेंटाप्लॉइड प्लांट है 5n जिसकी प्लॉइडी होगी 5n, वो कभी मियोसिस नहीं कर सकता, हमेशा डिप्लॉइड में मियोसिस हो सकती है। फर्दर मैं आपको अब जेनेटिक वाले वीडियो में बहुत कुछ बताऊंगा और मियोसिस के बारे में। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो मैंने सब कवर कर दिया है। आप इस समरी की तरह भी ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन की तरह भी ले सकते हैं। और तब तक के लिए ओके बाय। मैं आपको और बताऊंगा इसके बारे में जेनेटिक वाले वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।